बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है बेटा, और ये हम लोग वन शॉट में करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिएगा, बहुत बढ़िया मैटर आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। टॉपिक का नाम है बेटा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं, इन्हें हम कैसे बैलेंस करते हैं, इन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो यह समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या। आपने तो बोल दिया केमिकल रिएक्शन है क्या। तो बेटा रिएक्शंस मतलब होता है कि कहीं पर कोई चीज रिएक्ट करे, और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्ट करे। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्ट करते हैं, केमिकल क्या करे, अगर केमिकल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो और उससे जो प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल का रिएक्शन पढ़ना है, केमिकल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और वो उससे क्या बना रहे हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। देखिए, जब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आपके एनसीईआरटी में कहा बताया गया वही एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नीशियम की पतली सी रिबन को क्या करते हैं, वो बेटा वो समझते हैं। देखो, मैग्नीशियम को लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है मैग्नीशियम को लेते हैं, और उसमें बोला गया रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो हम लोग मैग्नीशियम का एक रिबन ले लेते हैं, ले लिया, और फिर हम उसको जलाते हैं। बर्न करोगे जब किसी भी चीज को, ठीक है, हीट करोगे तो क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को क्या कर दिया, जला दिया, बर्न कर दिया, हीट कर दिया। ये जो एरो है ना ट्रायंगल का, इसको हीट करना कहते हैं, जला दिया, तो कुछ प्रोडक्ट बना, तो कोई प्रोडक्ट बना। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, वो क्या है बेटा, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बन गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, ये जो बाएं साइड वाले हैं, ये जो अपने लेफ्ट साइड वाले हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्शन करके जल रहे हैं, ये धुआं धुआं हो रहे हैं, ये जल रहे हैं। और जो हमारे राइट साइड वाले हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड वाले हैं बेटा, और ये हमारे राइट साइड वाले हैं। तो राइट साइड में क्या बना, ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ये दोनों जले, जल के धुआं हो गए और बना दिया क्या बेटा, एक व्हाइट कलर की रस्ट। क्या बना दी इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जो एक व्हाइट कलर की रस्ट होती है, एक धूल होती है, सफेद कलर की धूल बनती है। तो ये क्या हुआ बेटा, ये जल के बर्न हुए तो ये धुआं धुआं हुए, और ये क्या बना दी, धूल बन गई, एक व्हाइट कलर की रस्ट बन गई। तो अब इस रिएक्शन में किरदार कौन कौन से हैं, कौन रोल प्ले कर रहा है, तो बेटा और किसका रोल प्ले कर रहा है, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना बेटा, ये है हमारी इस रिएक्शन के रिएक्टेंट। इस कहानी के क्या है बेटा, ये किरदार है, ये रिएक्टेंट है। तो ये बोथ आर रिएक्टेंट। ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट्स है। तो लेफ्ट साइड पे क्या है बेटा, ये दीज बोथ आर रिएक्टेंट्स। और ये जो राइट साइड पे बन रहा है ना बेटा, ये दिस इज द प्रोडक्ट। ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। तो लड़ाई में कौन कूदा, लड़ाई में कूदा मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ठीक है, और इनकी जंग जब हुई है, वॉर हुआ, तो वॉर से क्या बना, एक प्रोडक्ट बना जिसको अपन ने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नतीजा क्या है बेटा, तो रिएक्टेंट्स क्या है बेटा, हमारे लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे क्या है बेटा, हमारे प्रोडक्ट। ठीक, इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच में एक ये देखो एरो भी लगा हुआ है। ये एरो क्या बता रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है, जो वॉर हो रहा है ना, वो किस दिशा में जा रहा है, मतलब ये रिएक्शन किस दिशा में जा रही है। बात समझ में आ गया। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो युद्ध छिड़ा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन का, वो किस दिशा में जा रहा है? वो जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की दिशा में, उस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो हमें यह तो पता लग गया जो वॉर हो रहा है ना वो किस दिशा में हो रहा है, किस जगह पर जा रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा, अब केमिकल रिएक्शन अपन ने इस तरह से लिखी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट स्टोरी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल इक्वेशन को क्या और भी छोटा किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम इन लंबे लंबे वर्ड्स की जगह पर केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करें तो केमिकल इक्वेशंस और मजेदार हो जाएंगे। जैसे मैग्नीशियम की जगह पर अगर आप सिर्फ Mg लिख दें, ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिख दें, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा MgO। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी हम वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे बैलेंस वगैरह की। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स और दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। बताओ कोई कंफ्यूजन? स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको और शॉर्टकट आसानी से लिखा जा सकता है, तो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा, मान लो आप एक जासूस हैं और ये सोचो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। तो जासूस की तरह सोचना है, तो सबसे पहले दोनों तरफ के एटम गिनो। क्या गिनो? एलिमेंट्स के एटम गिनेंगे अपन लोग। अगर दोनों तरफ के एटम्स की गिनती बराबर है तो ठीक है भैया, बैलेंस है। और अगर बराबर नहीं है तो उसको बैलेंस करना होगा। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको देखकर कि देखो भाई हमारी रिएक्शन थोड़ी सी डगमगा रही है। कैसे? चलो हम गिनती करके देखते हैं। देखो भैया, मैग्नीशियम का है इधर एक एटम और ऑक्सीजन के देखो कितने हैं? O2 के 2 और MgO का बना कितना? एक एटम। क्यों भाई साहब? इस साइड इधर एक इधर 2, तो टोटल कितने हो गए? 3। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या बेटा? एक Mg है और एक O है। देखो एक Mg है और एक O है, तो यहां तो टोटल 3 एटम इस्तेमाल हुए, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स के। और यहां पर देखो बेटा रिएक्टेंट साइड पे कितने बेटा? 2 एटम। तो ये एटम बराबर नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एटम बराबर नहीं होते, वो बैलेंस नहीं होती है ना बेटा, तो उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ऐसी रिएक्शन कहलाती है बेटा स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाती है? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे स्केलेटल केमिकल रिएक्शन क्या है, तो अनबैलेंस्ड है ना, ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड है, जो बैलेंस नहीं है, वो क्या कहलाएगी? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई। तो दोनों ओर के एटम्स इसमें बराबर नहीं होते, इसलिए इसे कहते हैं क्या बेटा? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। चलो भाई, अब अगर आप इसको देखते समझते हैं तो स्केलेटल समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये है अभी मैग्नीशियम को जलाने का अधूरा इक्वेशन, बैलेंस नहीं है। तो आपको अगले स्टेप में इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे समझना, ठीक है। थोड़ा सा याद करो कि आपने क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा था भाई? कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है उसे ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जितना मास रिएक्टेंट्स में होता है, रिएक्टेंट्स ये रिएक्टेंट्स हैं, जितना मास रिएक्टेंट्स में होता है उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। प्रोडक्ट भी उतना ही मास होना चाहिए। यहां पर देखो 2 है और यहां पर टोटल मास कितना है? 3 है। 3 एटम का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, अब ये स्केलेटल फॉर्म में है, मतलब इसको बैलेंस करना है, धीरे धीरे इसको बैलेंस करना सीखना है। ओके,
तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। बताइए भाई, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन? तो अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हम इसके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। ऑक्सीजन के यहां 2 मॉलिक्यूल, यहां पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले एलिमेंट्स को देखो, Mg का 1, Mg का 1, Mg तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन का यहां पर 1, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 लगा देंगे। तो क्या हो गया, 2MgO। अब मैं आपको बैलेंस करने का पूरा अभी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। लेकिन अब देखो Mg के 2 हो गए और यहां Mg का 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहां Mg को 2 कर देंगे। तो ये तो बहुत सिंपल थी, इसलिए आपको समझ में आ गया। थोड़ा हम इसको डिटेल में समझते हैं, एक वर्ड इक्वेशन लेते हैं और वहां से समझना शुरू करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम चीजों को समझेंगे। यहां तक कंफर्म? तो हम इसको साफ करने जा रहे हैं बेटा, और फिर हम इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इसके आगे अब क्या है, तो इसको साफ करते हैं। ठीक भाई, तो बेटा आप समझो क्या कहने जा रहे हैं। हम एक इक्वेशन लेते हैं, धीमे धीमे हम बैलेंस करना सीखने की कोशिश करते हैं। हमने एक इक्वेशन ली बेटा, एक आपकी एनसीईआरटी में जो इक्वेशन है हम उसी को लेते हैं, ठीक है बेटा। हमने ली एक इक्वेशन जिंक की, और जिंक को हम रिएक्शन कराएंगे बेटा H2SO4 के साथ, ठीक है। जो आपकी बुक में दिया हम वही ले रहे हैं। तो यहां बन गया बेटा ZnSO4, और प्लस जो बच गया उसको लिख दो प्लस H2। तो ये इक्वेशन जो है ना बेटा, ये आपकी बुक में दी गई है, तो हम लोग इसी को देख रहे हैं। चलो अब हम एटम की गिनती करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एटम की गिनती करके देखते हैं। देखो जिंक का यहां पर 1 एटम, यहां पर भी देखो जिंक का 1 एटम, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम, हाइड्रोजन यहां पर देखो बेटा, यहां पर भी 2 एटम, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सल्फर को देखो, एस का यहां पर 1 एटम, यहां पर देखो एस का 1 एटम, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ऑक्सीजन के देखो यहां पर 4 एटम, यहां पर देखो ऑक्सीजन के 4 एटम, यहां पर देखो 4 एटम, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को हमने यहां समझ लिया। ये क्या है, देखो भाई सब एटम बराबर हैं, तो हमारी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन कैसी है बेटा, तो ये इक्वेशन क्या है बेटा, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये तो हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। यही सेम काम हमें हर रिएक्शन में करना है, ठीक है। अब अगर हम आयरन के उसको लें, ठीक है, सब अब एक और रिएक्शन लेते हैं, एक और मजेदार चुनौती करके देखते हैं। हमने लिया आयरन Fe, और हमने इस आयरन की रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। किसके साथ करा दी, वाटर के साथ। अब एरो क्या बताएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, और क्या बन गया Fe3O4 प्लस H2। अब हमको बैलेंसिंग सीखनी है, तो स्टेप 1 क्या कराएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिन लेंगे किसमें कितने एटम है। देखो आयरन का 1 एटम, यहां आयरन के 3 एटम, हाइड्रोजन के देखो यहां 2 एटम, देखो यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम, आयरन का देखो सॉरी ऑक्सीजन का देखो यहां पर 1 एटम, यहां पर देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 एटम। अब हमने चलो एटम तो निकाल लिए, देख लिए भैया क्या क्या कंडीशन है। अब हमको करना है भैया इसको बैलेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे आयरन को बैलेंस। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी भी मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं भैया, स्टेप 1 में हम करेंगे सबसे पहले आयरन को बैलेंस। आयरन यहां 1 यहां 3, तो क्या कर दें, यहां 3Fe कर दो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस H2O, क्या लिख गया, फिर वही देखो क्या लिख गया, बन गया Fe3O4 प्लस H2।
देखो आयरन 3, यहां पर भी देखो, यहां पे आयरन 3, यहां पर भी देखो आयरन 3। आयरन बैलेंस लग रहा है ना। बाकी हाइड्रोजन अभी 2, हाइड्रोजन यहां पर भी 2, ऑक्सीजन 1, यहां ऑक्सीजन 4, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो नेक्स्ट स्टेप, यहां तक कंफर्म हो गया ना। अब देखो भाई, अब स्टेप 2 देखेंगे। अब हमको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। किसको करना है भाई? अब अपन करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग करते हैं भाई स्टेप 2। अब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। तो देखो भाई, अब देखो ऑक्सीजन को देखो, इस तरफ है ऑक्सीजन का 1 और दूसरी तरफ है ऑक्सीजन के 4 है ना। देखो यहां 4 और यहां पर ऑक्सीजन के 1, यहां पर भी देखो 1 और 4, यही है ना। अब हमको क्या करना है? तो बाईं तरफ 4 H2O लाना है। 4 यहां लगा दो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। वाटर तो था ही, तो अब क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगी 3Fe प्लस 4H2O। हमने 4H2O यहां लगा दिए तो क्या हो गया? अब बना Fe3O4 प्लस H2। तो अब देखो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। क्योंकि अब हाइड्रोजन कितने हो गए? ये हो गए हाइड्रोजन 8 और यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2। बड़ी दिक्कत। अब क्या करें? तो स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलो हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन को साफ कर रहे हैं ताकि हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर सके। तो अब हम लोग स्टेप 3 करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कह रहा है भाई? कि अब चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हमारी एक्शन क्या है? अब देखो हाइड्रोजन में क्या है? इधर है हाइड्रोजन 8 और यहां पर कितने? 2। हाइड्रोजन के यहां पर 8 एटम, हाइड्रोजन के यहां पर 2 एटम। तो क्या करें? अगर हम यहां पर 4H2 कर दें तो देखो 8 हो जाएगा। अगर हम यहां पर कर दें 4H2 तो हम क्या करें? रिएक्शन लिखते हैं भाई 3Fe प्लस 4H2O। एरो रिएक्शन किस दिशा में जा रही? इस दिशा में जा रही, तो Fe3O4 बना प्लस यहां 4H2 कर दो। अगर 4H2 करेंगे तो क्या बैलेंस हो रही है? चलो देखते हैं। 3Fe 3, यहां पर भी Fe के 3, ऑक्सीजन के देखो कितने हैं? 4, यहां पर देखो ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन देखो यहां पर कितने हैं? 8, यहां पर हाइड्रोजन देखो 4 × 2 8। तो देखेंगे ये जो अंतिम जो लास्ट जो आपको जो रिएक्शन दिख रही है ना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये क्या हो गया? ये बैलेंस हो गई। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपकी लास्ट जो बैलेंस इक्वेशन थी ना, वो ये है। तो चलो जल्दी से बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? अब देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेटस को भी लिखने का खेल होता है। थोड़ा ध्यान से समझो ये क्या बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टेटस का मतलब ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है आपको। लेकिन अगर हमें केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन फुल बनाना है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट के साथ साथ उनका केमिकल फॉर्मूला भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपने कर लिया, जल्दी बताइए, ये है ना,
चलो अब देखो फिजिकल, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब देखो समझने की कोशिश करो, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखो। देखो अगर हमें केमिकल इक्वेशंस में ज्यादा जानकारी डालनी है तो हम दोनों चीजें ऐड करेंगे। जैसे मान लो हमने बताया कि कोई चीज में हमने लिख दिया कि वो जी लिख दिया किसी रिएक्टेंट्स के आगे या किसी प्रोडक्ट के आगे, तो जी का मतलब होता है कि वो गैस है, कि वहां पर वो गैस फॉर्म में यूज हो रहा है या गैस फॉर्म में बन रहा है। अगर कहीं पर एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है। क्या है, वो चीज लिक्विड फॉर्म में। लेकिन कहीं पर ए क्यू लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पानी में डिसॉल्व होता है तो उसे एक्वस लिखा जाता है। मतलब समझ रहे हैं ना, डिसॉल्व इन वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व इन वाटर। बात समझना मेरी बात। और कहीं पर अगर कोई चीज सॉलिड के रूप में यूज हो रही है तो उसको हम सॉलिड लिखेंगे, बन रही हो या फिर यूज हो रही हो। अगर कोई रिएक्टेंट पानी में घुला तो उसको कहोगे एक्वस, एल लिखा हो तो लिक्विड, और जी से कहेंगे अपन लोग उसको गैस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी एक रिएक्शन बैलेंस करी। कौन सी, हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंस करी 3Fe प्लस क्या था रिएक्शन में 4H2O। तो क्या बना था, तो यहां पर बना था बेटा Fe3O4 प्लस 4H2, यही तो बना था। अब ये किस फॉर्म में इस्तेमाल हुए थे, तो देखो बेटा जो आयरन होता ना ये सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ था, और जो यहां पर वाटर था ना वो गैस के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ था, वाटर वेपर के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, ये जो आयरन का ऑक्साइड बना ये सॉलिड फॉर्म में बना, और जो ये हाइड्रोजन है ना ये रिलीज हुई तो ये गैस फॉर्म में रिलीज हुई। तो यहां ध्यान दो H2O के साथ अपन क्या लिख रहे हैं, G मतलब गैस, जो हमें यह बता रहा है कि रिएक्शन में जो वाटर है ना वो स्टीम के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, वेपर के रूप में इस्तेमाल होना है। वैसे तो फिजिकल स्टेटस को केमिकल इक्वेशन में तभी शामिल किया जाता है जब बहुत जरूरी हो, जब वो जरूरी हो। मोस्टली केमिकल रिएक्शन में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन करने वाले को पता होता है कि वो किस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर जानकारी देना है तो ये आपको बताना पड़ेगा। बात कंफर्म, तो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कभी कभी हम रिएक्शन के लिए जरूरी कंडीशन जैसे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना इस्तेमाल हो रहा है, या कैटालिस्ट, इसको भी हम लोग इस एरो के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ये एरो है इसके ऊपर अपन लिख सकते हैं कि कहां पर कितनी रिएक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे मान लो कि हमने एक रिएक्शन ली कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस फॉर्म में थी, और इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, ये भी गैस फॉर्म में थी, दोनों गैस फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, और बना CH3OH। क्या बना, और बना CH3OH। ये जो बना ना ये लिक्विड फॉर्म में बना CH3OH। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर लिख दें ये जो रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, तो यहां पर लिख दो जैसे 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है, तो कुछ और जी है, तो यहां पर हमने क्या बता दिया कि प्रेशर कितना था। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन और करते हैं, मान लो 6CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं, और वो रिएक्शन हो रही है ना वाटर के साथ 12H2O के साथ। तो यहां पर जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है बेटा वो तो है लिक्विड फॉर्म में, और जो H2O इस्तेमाल हो रही है ना, सॉरी 6CO2 जो इस्तेमाल हो रही है ना वो एक्वस फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व होकर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो बना क्या, बनेगा ग्लूकोज, बना
C6H12O6। अब ये जो बना ये भी एक्वस फॉर्म में बना, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुई तो मतलब गैस के फॉर्म में बनी। अब इतनी ही चीजें नहीं होती, इसके लिए कुछ जरूरी कंडीशन भी चाहिए थी। जैसे जरूरी कंडीशन क्या थी, हमको चाहिए थी सनलाइट। दरअसल ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है और हमें क्या चाहिए था यहां पर, क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, अब ये प्रेजेंस दिखानी तो कैसे दिखाओगे, तो आप इसको एरो के ऊपर लिख दोगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेटस बता दो, रिएक्शंस की कंडीशन भी जोड़ दो, है ना मजेदार। तो इससे हमें यह पता चल जाता कि रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स किस फॉर्म में मौजूद हैं, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मौजूद हैं, किस टेम्परेचर पर यह रिएक्शन हो रही है और कौन सा कैटालिस्ट इस रिएक्शन को होने में हेल्प कर रहा है। कंफर्म। मैंने क्या कहा कि भाई केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेटस बता दिया आपने कि सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, एक्वस है, चलो बता दिया। उसके साथ साथ यह भी बता दो कि टेम्परेचर कितना इस्तेमाल हो रहा है, प्रेशर कितना इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम ये सब बता देंगे तो इससे हमें यह पता लग जाएगा कि रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स और किस फॉर्म में प्रेजेंट है। बात कंफर्म हुआ ना, बात समझ में आ गई। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं और इतनी आसानी से बता रहा हूं और आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। अब देखो समझिए, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अब समझो बेटा, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। उस समय क्या सीखा था आपने कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर एक एटम या एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम्स में नहीं बदलते। मतलब एटम ना तो भैया गायब होते हैं और ना कहीं से उनका जन्म होता है, ना कहीं से वो पैदा होते हैं। तो असल में जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें एटम्स के बीच बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा, ये जो एटम्स हैं केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है बेटा, बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स है ना वो ब्रेक्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड्स टूटते हैं, ब्रेक्स होते हैं, ऐसे लिख दो, टूटते भी हैं और बनते भी हैं। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, फॉर्म्ड भी होते हैं और ब्रेक्स भी होते हैं। तो बॉन्ड का टूटना और बनना, ठीक है, इससे क्या होता है, इन्हीं बॉन्ड्स के फॉर्म्ड होने से और ब्रेक होने से ही नई चीजें बनती हैं। और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका क्या आता है बेटा, इससे क्या बनता है, इससे न्यू एलिमेंट्स या फिर कोई कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। इससे कोई न्यू एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब समझो बेटा, मतलब नई चीजें किससे बन रही हैं, बॉन्ड्स के बनने से और उनके ब्रेक होने से बन रही हैं, ठीक है। देखो बॉन्ड्स का बनना टूटना आपके एनसीईआरटी में टॉपिक शायद 3rd और 4th है साइंस में, ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारा अभी को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जो पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो हमारा पहला हेडिंग है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बिल्कुल कूल माइंड से समझो,
कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। जैसे समझो हमने क्विक लाइम ले लिया, मान लो थोड़ी सी कैल्शियम ऑक्साइड हमने एक बर्तन में ले ली, समझ गया, और धीरे धीरे उसमें हमने क्या किया, वाटर को मिलाया। अब बर्तन को अगर आप हाथ से छूकर देखेंगे ना, तो बताओ क्या कोई टेम्परेचर में आपको चेंज महसूस होगा? अरे घर में जो चूने की पुताई होती है ना, उसमें जब पानी डालते हैं तो चूने को देखते हो ना, उससे बबल निकलते हैं और साथ में गैस भी रिलीज होती है, धुआं जैसा निकलता है। तो अगर आप उस बर्तन को छू के देखेंगे ना, तो उसका टेम्परेचर में कोई ना कोई तो चेंज आया होगा ना इस रिएक्शन के होने से। तो वही बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट बॉन्ड्स वाला ले लेना, फिर भूलना नहीं। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड को अपन ने मिलाया और उसकी रिएक्शन कर दी वाटर से। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया और हमने उसकी रिएक्शन करी वाटर से। अब जो ये वाटर है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये जो चूना लाते हैं ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और हमने इसकी रिएक्शन से क्या बना, जल्दी बताओ। इससे बना बेटा स्लैग्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बना CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, ये एक्वस फॉर्म में था, मतलब वाटर में डिसॉल्व है अभी, और प्लस कुछ हीट भी निकली, हीट रिलीज हुई। तो इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। जो ये बना ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप इसको क्विक लाइम कह दो, या स्लैग्ड लाइम कह दो, ठीक है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों चीजें मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट बना है, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है, जब दो प्रोडक्ट मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और अंदाज में समझते हैं, थोड़ा सा और मजेदार अंदाज में समझते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने बना दिया ये क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम घरों की दीवारों को कलर करने के लिए, व्हाइट कलर का कलर करने के लिए, ठीक है, सफेदी करते हो, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसको क्या करते हैं, दीवारों पर पोतते हैं, दीवारों पर क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं इसके थ्रू। तो जब आप क्या करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एयर में जो मौजूद है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ये क्या करता है, ये जो क्विक लाइम है या स्लैग्ड लाइम है ना, ये क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर लगाते हैं, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड अभी और मौजूद है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। और जब ये रिएक्ट करता है तो दीवारों पर, वॉल पर क्या होता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी चमचमाती एक लेयर बन जाती है, ठीक है। जैसे आपने आज पुताई कर दी, या आज आपने उस जो वॉल है ना उसको कलर किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो आप देखेंगे इसकी असली चमक 2 या 3 दिन बाद आती है, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक है, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका जो कैल्शियम ये जो रिएक्शन हुई कैल्शियम की, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, मैंने क्या बोला था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में गैस फॉर्म में मौजूद होती है, और ये जो अपना बना, ये तो पहले ही से एक्वस था, अपन को पता था, तो क्या बना देगा, ये पतली सी लेयर आ गई, ये बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म में निकला,
समझना। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना बेटा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही आपका मार्बल है। इसको मार्बल भी कहते हैं, संगमरमर। तो मार्बल कैसे बनता है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो जब ये एक्वस फॉर्म में है और अपन ने लेके उसको दीवार पर क्या कर दिया, लगा दिया, कलर कर दिया दीवार को, ठीक है। तो ये कैल्शियम जो है ना हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और दीवार पर एक पतली सी परत बना देगा। ये जो पतली सी चमचमाती परत बनती है ना, ये इसकी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, और यही फार्मूला मार्बल का भी है। तो संगमरमर भी ऐसे ही बनता है। बात समझ में आई? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो चलो अब हम कुछ और मजेदार कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ मजेदार कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को समझते हैं और समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया मार्बल कैसे बन रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही। अब देखिए भाई, अब देखो कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हम कार्बन लें, जैसे अपन ने कार्बन लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर दिया, ठीक है। अब यहां कार्बन था सॉलिड और ऑक्सीजन क्या थी बेटा, गैस फॉर्म में थी। ये बर्न हुआ तो जल के बना दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गैस रिलीज हुई। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक दूसरा प्रोडक्ट बना दिया। पानी का बनना, वाटर नहीं, वाटर कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लिए और उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, ठीक है। ये दोनों ही गैस फॉर्म में मौजूद थे एनवायरनमेंट में, हमने लिया और इससे बना दिया हमने लिक्विड। हमने क्या बना दिया, 2H2O, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस बन गई। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो, जब दो या दो से ज्यादा चीजें, एलिमेंट्स, ठीक है, या कंपाउंड मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन टू, क्या बोले, व्हेन टू एलिमेंट्स या फिर टू कंपाउंड फॉर्म्ड वन प्रोडक्ट, then this reaction is known as combination reaction, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर ये रिएक्शन गर्माहट के साथ हो तो उसे कहोगे एक्सोथर्मिक। जब किसी रिएक्शन में बहुत सारी हीट रिलीज हो, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो, अगर हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट रिलीज हो मतलब गर्मी रिलीज हो, ठीक है, तो उसे क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक। तो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी एक्सोथर्मिक। तो क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही वजह है कि रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? तो जल्दी से बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साफ करें, चलो कुछ और देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं कुछ, ठीक है। चलो भाई कुछ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। अब कुछ और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या देख लें, जैसे मान लो नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस। जैसे कि नेचुरल गैस का फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, बात समझते हैं। देखो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मीथेन भी गैसियस फॉर्म में होती है और ये ऑक्सीजन के साथ गैसियस फॉर्म में रिएक्शन कर ले। इसके 2 हमने मॉलिक्यूल ले लिए, रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ये बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। 2H2 कर दो, 2H2O,
ठीक है, तो ये क्या बनी, ये गैस फॉर्म में बनी, और ये CO2 भी बनी गैस फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा नेचुरल गैस। ये क्या है आपकी, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, नेचुरल गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर, वाटर जब गैसियस फॉर्म में हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या कहलाता है, वो नेचुरल गैस। तो क्या तुम्हें पता है बेटा, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, सांस को इनहेल करते हैं, है ना, तो रेस्पिरेशन इज आल्सो इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें, ये जो हम सांस लेते हैं, तो ये भी तो एक्सोथर्मिक है, इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे, समझो, हमें जिंदा लेने रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और ये एनर्जी मिल रही है हमें फूड से। और जब फूड हमारी बॉडी में जाता है, जब हम उसको फूड को खाते हैं, तो उसको हम ब्रेक करते हैं, होता ना, हमारी बॉडी में जाके ब्रेक होता है, दांत से जैसे ही आपने काटना शुरू किया वहीं से ब्रेक होना शुरू होता है, और ये टूटकर सिंपल पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बदल जाता है, और उसके सिंपल फॉर्म में बदल से मिलती है हमको एनर्जी। जैसे मान लो हमने खाया चावल, या खाए हमने राइस के साथ साथ में खाया पोटैटो, या हमने खाई ब्रेड, इन सभी में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक, जैसे मान लो हमने खा लिया पोटैटो, ठीक है, पोटैटो जैसे क्या हुआ, पोटैटो में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं बेटा, इसमें कार्ब होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये पोटैटो को हमने खाया तो ये हुआ ब्रेक, ब्रेक होने के बाद टूट कर क्या बनाएगा, ये बना देगा ग्लूकोज। तो ये टूट कर बनाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और हमको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। यही ग्लूकोज क्या करता है, ये चला जाता है हमारी सेल्स में, प्लस ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और क्या प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड एनर्जी टू आवर सेल्स। तो ये हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर हमको इस प्रोसेस का क्या लिखना हो, एक रिएक्शन लिखनी हो कि एनर्जी कैसे मिल रही है हमारी सेल्स को, तो चलो हम एक आपको रिएक्शन देके बताते हैं। ठीक है, कैसे, ग्लूकोज C6 कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं। ठीक है, अब ये इस रिएक्शन कैसे हो रही, क्या बना, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, तो C6H12O6 दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या कर रहा है, ग्लूकोज अभी एक्वस फॉर्म में है, मतलब वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में है। ये जो ग्लूकोज बना था ना, वो एक्वस फॉर्म में। अब ये क्या करेगा, ये देखो, ये O2 के साथ रिएक्शन करना है, तो इसने O2 के साथ रिएक्शन कर ली, 6O2 के साथ मान लो रिएक्शन कर ली। ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में है। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया 6CO2 बना। ये जो CO2 बना ना बेटा, ये भी देखो एक्वस फॉर्म में है, प्लस क्या बना, वाटर 6H2O। अब ये जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में, लेकिन साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई। अब जो यही एनर्जी मिलती ना, ये कहां चली जाती है, इट गोज टू सेल्स। तो ये भी क्या है, तो ये भी कैसी रिएक्शन हो गई, बात समझिए, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस इज आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे यहां जो कोई भी चीज हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी बुक कहती है सब्जियां, वेजिटेबल्स जब मैन्योर में या खाद में चेंज होती है तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद करो, जहां एक ही प्रोडक्ट के साथ साथ मैंने क्या कहा था, हीट भी रिलीज हो रही हो, तो जनाब वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ साथ वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। बात समझ में आई है ना, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग और सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है यार। ठीक है, तो चलो भाई, अब टाइप 2 देखते हैं। अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब हम दूसरा देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, चलो ले लिया ना, चलो साफ करते हैं।
अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, पार्ट में रिलीज कर देंगे, ऐसे क्या दिक्कत है। तो सेकंड वन इज बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब दूसरी कौन सी है बेटा? डीकंपोज करना। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कर रही है, वो है बेटा, ठीक है। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या करती है, सुनो। तुमने देखा होगा कि जो फेरस सल्फेट है उसमें ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। कैसा होता है? फेरस सल्फेट FeSO4 है, 2FeSO4 प्लस, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इसको हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट। मतलब ये डिकंपोजिशन का मतलब ये होता है ब्रेक। जब कोई एक प्रोडक्ट ब्रेक हो जाए, अब देखना कैसे, हीट करा, हीट क्या कर रही है? हीट ब्रेक करने का काम करेगी। ये एरो किसका है? हीट का, मतलब इसको गर्म कर दिया तो क्या बना? बना Fe2O3 प्लस क्या बना? प्लस बना SO2 और प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैस फॉर्म में रिलीज हुए और ये भाई साहब सॉलिड फॉर्म में रिलीज हुए, ठीक है। तो क्या देखा? फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। क्या हो गया? ये जो फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट किस में चेंज हो गया? फेरिक ऑक्साइड में। ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो एक ही रिएक्टेंट जब ब्रेक होकर सिंपल प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो इसे कहोगे डिकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज क्वाइट सिंपल, टू सिंपल। एक ही प्रोडक्ट जब ब्रेक हो जाए सिंपल प्रोडक्ट में तो इसे कहते हैं डिकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट। हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ये सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। हाँ, देखो, अगर एक आपके एनसीईआरटी में कहते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, जब हम लोग बात करें क्रिस्टल की तो उसमें वाटर होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल अगर हम लोग बात करें तो यहां पर वाटर होता है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में लिया ना अपन ने। क्रिस्टल को गर्म करोगे तो वो अपना वाटर को क्या कर देंगे? खो देंगे उनका भी कलर बदल जाएगा। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड था, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड ट्राइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। अब यहां पर फेरिक ऑक्साइड क्या है? फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड फॉर्म में बदला, जबकि SO2 और SO3 क्या बने? गैस फॉर्म में रिलीज हुए। इसी प्रकार अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिकम्पोजिशन कराओ और हम उसे गर्म करें, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया भैया अपन ने, CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है और हमने इसको भी हीट कर दिया। क्या कर दिया हमने इसको भी हीट कर दिया। ये हीट का एरो है, तो क्या बना कैल्शियम का ऑक्साइड और प्लस CO2। समझिएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना ये सॉलिड फॉर्म में है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई ये गैसियस फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि जहां सीमेंट बनती ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जहां पर होता है वहां पर होता है इसका यूज। कैल्शियम ऑक्साइड को ये जो बना ना, इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको चूना कहो या क्विक लाइम कहो, ठीक है। तो जब किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट किया जाता है, मतलब उसको गर्म किया जाता है, तो इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हीट कर रहे थे ना, तो ये क्या हो रहा था?
ये हो रहा था थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां पर भी कर रहे थे ना, तो ये क्या हो रहा था, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, तो ये रिएक्शन कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कितना मजे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कितना मजा आ रहा है, जहां चीजें टूट रही हैं और नए फॉर्म में चेंज हो रही हैं बेटा। तो जल्दी से बेटा हम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई, तो चलो हम कुछ और देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। देखो थोड़ा सा समझो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तुमने कभी कभी ब्राउन फ्यूम देखा होगा लैब में जाके, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है कि नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होता है उसमें, उसका कुछ रिएक्शंस अजीब तरीके से होता है। जैसे लेड नाइट्रेट को अपन अगर हीट कर दें तो वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में NO2 गैस के रूप में रिलीज होती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। इसी प्रकार अगर आप बात करो सिल्वर क्लोराइड की, हाँ सिल्वर क्लोराइड थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ आपसे, समझना थोड़ा सा, इसको साफ करें आप, वो भी समझना सिल्वर क्लोराइड वाले में क्या बात है, क्योंकि इसका फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट पहले फोटोग्राफी जो होती थी उसमें बहुत इस्तेमाल होता था। तो चलो हम देखते हैं उसी को। तो हम लोग एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं, एक क्या दो देखेंगे अभी हम लोग, समझो। ठीक है, हम लोग बात करें क्या बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड की। देखो सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट दोगे तो ये सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट कलर का, और ये व्हाइट से हो जाता है ग्रे कलर का। समझना, हमने क्या किया, सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl, और AgCl था सॉलिड फॉर्म में, और हमने इसे रखा सनलाइट में। किस में रखा हमने इसे रख दिया, ये आपका सन है, दिस इज द सनलाइट, हमने इसको रख दिया सनलाइट में। ठीक है, तो क्या बना, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, तो बन गया 2Ag और प्लस Cl2, ये गैस निकल गई। क्लोरीन गैस फॉर्म में रिलीज होती है और सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड ही था। ठीक है, ये व्हाइट कलर का होता है ये कैसा हो गया, ये ग्रे कलर का हो गया, ग्रे। एक और है सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। 2AgBr ले लो, यहां बैलेंस कर दो, 2AgBr लिया, बिल्कुल सेम रिएक्शन, सनलाइट दी हमने उसको सनलाइट दी, तो ये क्या बन गया, बिल्कुल वही 2Ag और Br2, जैसे वहां क्लोरीन हो रही थी यहां Br2, ये Br2 यहां ब्रोमीन गैस के फॉर्म में, ये सॉलिड के फॉर्म में, और ये तो सॉलिड था ही। तो बिल्कुल सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर क्लोराइड की तरह ही बिहेव कर रहा है। बताइए बात कंफर्म हुई। अब सोचो ये सभी रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते थे, ये जो है ना, ये दोनों यूज हो रहे थे, ये यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले जो फोटोग्राफी नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट जो होती थी, उसमें यूज होता था। अब सोचो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस प्रकार की एनर्जी की वजह से होगा, किस प्रकार की एनर्जी की वजह से होती है। देखो अपन ने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अब ये एनर्जी चाहे तो हीट दो, चाहे लाइट दो, या फिर इलेक्ट्रिक के रूप में भी हो सकती है। तो जब भी कोई रिएक्शन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या हो गई, देखो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है ना, तो ये रिएक्शंस क्या है, ये सारी रिएक्शन, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। जब एनर्जी रिलीज हो रही थी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, और जब एनर्जी का यूज हो रहा है किसी प्रोडक्ट को ब्रेक करने में तो वो है एंडोथर्मिक, और जब एनर्जी रिलीज हो रही थी तो वो थी एक्सोथर्मिक। समझ गए ना, तो समझ गए ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चाहे वो फ्यूम हो चाहे कलर हो, सारा खेल एनर्जी का है। ठीक है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट है ना
जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है ना वो ब्रेक होकर एनर्जी की हेल्प से सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो फिर बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कह रहे हैं ना डिस्प्लेस मतलब किसी चीज को हटाना और किसी चीज को लगाना, मतलब किसी की जगह पर कोई दूसरी चीज आ जाना। आपने आयरन की निडल देखी होगी, कील देखी होगी ना, वो उसका कलर ब्राउन कलर का क्यों हो जाता है? शुरू में लेके आते हैं ना बढ़िया बिल्कुल चमकती हुई आती है, लेकिन बाद में ब्राउन कलर की हो जाती है ना। तो आइए आज हम इसी केमिकल जादू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, अब कुछ सुनो। तुमने क्या किया, एक आयरन की कील ले ली और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में क्या किया, आयरन को डिप कर दिया। ठीक है, लोहे की कील ले ली, ये सॉलिड थी और ये सॉल्यूशन था, लिक्विड था। ठीक है, अब अपन ने इसको डाल दिया, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूबल है। तो भैया आप देखोगे क्या होगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर राजा को धक्का दे देगा कि भैया सुनो तुम हट जाओ, निकल लो यहां से। या आयरन क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर की कुर्सी पर जाके बैठ जाएगा। मतलब इस SO4 के साथ आयरन जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, आपकी रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस कॉपर। अब कॉपर क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और ये जो कॉपर है ना ये सॉलिड कलर में मिला, और ये जो FeSO4 है ना ये एक्वस मिला। मतलब कॉपर सल्फेट का कलर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और वहां पर क्या जुड़ गया, वहां पर आयरन जुड़ गया। ठीक है, एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसको समझते हैं। ठीक है भाई सुनो, क्या होता है, जिंक भाई कॉपर सल्फेट के पास जाते हैं और उससे भिड़ जाते हैं। जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है और कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है। अब क्या होगा भाई, अब बिल्कुल चीजें बदल गई, चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर ZnSO4 और प्लस कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक भाई कहता अरे कॉपर हटो, मैं तुम्हारी सीट पर बैठूंगा, और फिर कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट में बदल देता है जिंक। तो यहां पर ऐसे एक एग्जांपल और कर सकते हो आप, लेड का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, कॉपर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लेते हैं, CuCl2 एक्वस है, और हम क्या कर रहे हैं, लेड के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। और लेड क्या है, सॉलिड स्टेट में है। हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना, PbCl2, ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और प्लस क्या, कॉपर अलग हो गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या किया, लेड ने फिर यहां पर कॉपर की कुर्सी हटा ली। मतलब कॉपर एक देखा जाए कमजोर राजा है, कोई भी जा रहा धक्का मार रहा, चल बे उठ निकल। तो जिंक और लेड ज्यादा हट्टे कट्टे रहे होंगे ना, आयरन जिंक लेड ये बहुत पावरफुल है, ये ज्यादा हट्टे कट्टे हैं, इसलिए क्या करते हैं, ये धमकी दे देते हैं, अगर हट जाओ तो हट जाओ, नहीं तो फिर क्या करेंगे हम, तुमको तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, मतलब तुमको हटिया देंगे, तुमको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। तो यही है केमिस्ट्री की बदमाशियां जो आपको दिख रही हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, यहां तक बात कंफर्म हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक और है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। अब देखो हेडिंग में हम लोग कर दे रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तुम्हें क्या दिखेगा,
मान लो कोई एक व्हाइट कलर की कोई चीज है जो पानी में डिजोल्व होने से मना कर देती है, मतलब कह देती है भैया हम क्या हैं, हम नॉन सॉल्युबल हैं। तो जब कोई चीज पानी में डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है, तो उसे अपन कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो हमने बात की पहली प्रेसिपिटेट की। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट वो चीज है जो अनसॉल्युबल है, अनसॉल्युबल इन वाटर। अगर कोई चीज अनसॉल्युबल है वाटर में तो क्या कहलाएगी? प्रेसिपिटेट। तो जब कोई रिएक्शन ऐसा प्रेसिपिटेट बनाती है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, इसको अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। चलो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं, एक रिएक्शन समझो, समझते हैं कैसे। ये हमने सोडियम सल्फेट लिया बेटा और उसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से करा दी। अब जो हमने यहां सोडियम सल्फेट लिया था ना वो एक्वस फॉर्म में है और ये बेरियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में है। समझ गए? तो क्या बना? अब बन गया यहां पर बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन हुई और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, तो बन गया बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट बना ना ये सॉलिड फॉर्म में आया, और जो सोडियम क्लोराइड और बना ये एक्वस फॉर्म में आया। तो यहां पर जो ये बेरियम सल्फेट है ना ये सॉलिड है। देखो दोनों एक्वस मीडियम के बाद अगर आपको कोई चीज सॉलिड मिल रही मतलब वो डिसॉल्व नहीं है, तो यही क्या है बेटा? ये प्रेसिपिटेट है। तो हमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिला, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का मिलन हुआ और जादू से क्या बन गया? बेरियम सल्फेट का व्हाइट पाउडर बन गया, यानी प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये जो व्हाइट पाउडर इसलिए बना क्योंकि सल्फेट आयन ने क्या किया? बेरियम आयन से हाथ मिला लिया। क्या हुआ? ये जो सल्फेट आयन थे ना, ये जो इसमें थे सल्फेट आयन, ठीक है, इसके अंदर -2 होता है, इसने क्या किया? बेरियम आयन से क्या कर ली? इसके अंदर बेरियम आयन है, इससे हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर क्या बना डाला? दोनों ने मिलकर बेरियम सल्फेट को बना डाला, ठीक है। और ये पानी में क्या नहीं होता? डिसॉल्व नहीं होता। और बाकी कहानी में देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड तो भाई साहब आराम से पानी में तैरता रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इसे कोई मतलब नहीं भाई। तो यही है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको अपन प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। तो जल्दी से बेटा इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक और आसान तरीका समझ लो। देखो भाई साहब, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? ये ऐसा खेल है जिसमें दोनों लोग अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। जैसे सोडियम है, यहां क्लोराइड के साथ जुड़ गया तो सोडियम क्लोराइड हो गया, और सल्फेट है बेरियम के साथ जुड़ गया तो बेरियम सल्फेट हो गया। तो मतलब इसमें आयन भाई साहब अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे बेरियम आयन सल्फेट से गले मिल गया तो सोडियम आयन क्लोराइड के साथ पार्टी करने लगता है। तो इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब दोनों ही कंपाउंड, ठीक है, अपनी अपनी जगह छोड़कर दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी दोनों पक्षों ने मिलकर अपनी अपनी पोजीशन बदल ली। तो यही है केमिस्ट्री का डांस। इसको आप डांस की तरह समझो, जहां पर आयन क्या कर रहे हैं? अपनी जोड़ी बदलकर नए पार्टनर बना रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं। तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। चलिए भाई, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसको साफ करें। अब हम लोग को देखना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ ही आपका ये टॉपिक वन शॉट में पूरा कंप्लीट हो गया, क्लास भी हो गई, और साथ ही ये आपको अब मैं YouTube पे भी डाल दूंगा ताकि और भी लोगों को ये देखने को मिले और आप भी यहीं से रिवाइज कर लें, ठीक है। तो अब अपना अगला टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मजेदार तरीके से समझते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कॉपर
का पाउडर कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, या कॉपर कहीं पर रखा हुआ है, तो उसके नीचे देखेंगे ना, उसका जो नीचे की लेयर होती है ना वो काली हो जाती है। तो इसका मतलब समझ लो भाई साहब, कॉपर अब कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। कॉपर क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में बदल गया। कहीं कॉपर रखा हुआ था, ठीक है, और वो काले कलर का हो गया, मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली और क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया। बात समझना, मतलब क्या होगा? कॉपर से कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है। ये कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा, तो क्या बना रहा? कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समझ लो। अगर तुमने, और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक होता है, ठीक है। अगर तुमने इस ब्लैक कलर पर हाइड्रोजन गैस दोबारा पास कर दी, अगर मान लो हम इस पर हाइड्रोजन गैस दोबारा पास कर दें, इस पे हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी, तो जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये फिर से ब्राउन कॉपर बन जाएगा, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। अगर हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी तो रिवर्स गेम हो गया, मतलब कॉपर हमें फिर मिल गया, तो क्या हुआ? CuO प्लस H2, जैसे ये रिएक्शन हुई तो कॉपर प्लस, अब क्या हो गया? हमको वाटर मिल जाएगा प्लस H2O। समझिएगा मेरी बात। कहने का मतलब है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है? कॉपर का ऑक्साइड बना देता है। तो ये हो गया ऑक्साइड बन गया, और रिवर्स गेम में कॉपर फिर वापस मिल गया, और ये कॉपर किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। कहने की बात समझो, एक ही रिएक्शन से मैंने आपको ऑक्सीडेशन भी समझाने की कोशिश की है और रिडक्शन भी समझाने की कोशिश की है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी मेटल को, किसी भी मैटर को ऑक्सीजन मिल जाए तो समझो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया था? ये ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर किसी भी चीज से ऑक्सीजन निकल जाए, देखो ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है, मतलब हमारा कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन खोकर रिड्यूस हो रहा है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भैया ऑक्सीजन को पकड़कर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इसे ही कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या हो गया? ये देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गई, तो ये क्या हो गया? यहां पर देखो ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई तो क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझो, ठीक है। तो हाइड्रोजन भैया ऑक्सीजन को पकड़कर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और कॉपर भैया ऑक्सीजन छोड़कर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहे हैं। इसे ही केमिस्ट्री में कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये क्या है? इसको केमिस्ट्री में कहते हैं बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन मतलब समझ में होगी, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। देखो ये रिडक्शन हो रहा, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2O का क्या हो रहा है बेटा? इसका देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन मतलब समझ गए, अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन, और वो ऑक्सीजन किसके साथ जा रही? जिसके साथ अगर जुड़ जाए ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। लेकिन इस एक ही रिएक्शन में देखो ऑक्सीजन निकल भी रही है और ऑक्सीजन जुड़ भी रही है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, ये हो गई आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो यहां से आपको रिडॉक्स रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ और टाइप्स भी हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। रिडॉक्स के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां तक अपन ने कर लिया, इसको साफ कर रहा हूं मैं। बस खत्म होने वाला है टॉपिक ये। अब मान लो जिंक ऑक्साइड जो लेते हैं हम लोग,
जिंक ऑक्साइड को ले और इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करा दी जाए। क्या करा दी जाए? कार्बन के साथ करा जाए। तो देखो जिंक ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और जिंक अलग हो गया प्लस, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो इसने बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो गया? कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज, हो गया, और जिंक हो गया रिड्यूस। ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन क्या हो गया? तो कार्बन यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिंक क्या हो रहा है? यहां पर जिंक रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ZnO से जिंक बनकर रिड्यूस हो गया। अब एक और रिएक्शन ले लेते हैं, MnO2 ले लेते हैं। चलो MnO2, और MnO2 की रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। बैलेंस बाद में करते रहेंगे। तो क्या बनेगा? Mn क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये 2HCl होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये बनाएगा MnCl2। देखो Mn से ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हो गया? Mn रिड्यूस हो रहा है, प्लस वाटर बन गया, प्लस क्लोरीन गैस निकल गई। तो देखो HCl को ऑक्सीजन मिल गई, जो HCl थी ना, HCl को ऑक्सीजन मिल गई, तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया उसने? Cl2 बना दिया। क्या बना दिया? Cl2 बन गया। लेकिन MnO2 ने अपनी ऑक्सीजन खो दी तो वो MnCl2 में, तो देखो ये रिड्यूस हो गया। तो भाई सीधी बात है, अगर ऑक्सीजन कहीं पर बढ़ रही है, अगर ऑक्सीजन कहीं पर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन कहीं पर घट रही है तो रिडक्शन। नाम ही है रिडक्शन, रिड्यूस होती है, रिड्यूस, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़ती है, ऐड होती है। अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही है और अगर कहीं ऑक्सीजन माइनस हो रही है, घट रही है, तो बस ये फंडा आपको याद रखना है। सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन कहीं बढ़ रही है, लग गई है किसी के साथ, तो वो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, तो वो रिडक्शन। तो बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपका। अब इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, थोड़ा उनको देखते हैं। चलो आपने कुछ ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स बताते हैं। जैसे देखते हो जंग लग जाती है ना, रस्टिंग सुना है? रस्टिंग मतलब जंग लगना। अरे भाई ये तो पक्का देखा होगा आपने कि जब हम लोग नई कील दुकान से लेके आते हैं ना, आयरन की वो निडल लेके आते हैं, तो कितनी चमचमाती, लेकिन थोड़े दिन बाद वो ब्राउन या रेड पाउडर से कवर अप हो जाती है। इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसा सिर्फ हमारे साथ आयरन ही नहीं करता, बल्कि ऐसे और भी मेटल हैं जो ऐसा धोखा देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कॉपर पर ग्रीन और जो सिल्वर होती है ना, उस पर ब्लैक कोटिंग कैसे आती है? कुछ दिनों तक सिल्वर को इस्तेमाल करिए, देखिए वो काले रंग का होने लगता है, और कॉपर को इस्तेमाल करिए तो वो कुछ दिनों बाद हरे कलर का होने लगता है। तो जब भी कोई मेटल अपने आसपास की चीजों से अगर वो क्या करे, वो मॉइस्चर को लेती है, ठीक है, मॉइस्चर लेती है, मतलब वो मॉइस्चर लेती है तो क्या होता है? उस पर अटैक हो जाता है। मॉइस्चर लेती है मतलब वो ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको। जैसे ही वो मॉइस्चर लेती है मतलब ऑक्सीजन लेती है, तो उसे कहते हैं कि भैया रस्टिंग हो गई उसकी। इसे हम कोरेशन कहते हैं। तो एक एग्जांपल याद रखना आपको, कोरेशन, ठीक है, एक वर्ड है कोरेशन। तो कोरेशन में क्या हो रहा है? रस्टिंग आपको याद रखना है, रस्टिंग ऑफ आयरन याद रखना बेटा, ठीक है। मतलब क्या हो गया? मतलब उस मेटल की हालत खराब हो गई। अब सोचो, चांदी जो ब्लैक कलर की हो गई थी और जो कॉपर था ना वो ग्रीन कलर का हो गया था। जैसे कैसे कॉपर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, ब्राउन से। ये ब्राउन होता है ना, सिल्वर देखो कैसी चमकती है और वो ब्लैक हो जाती है, तो ये रस्टिंग है। ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं, इसी को हम कोरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा अगली बात देखो, ध्यान से सुनिएगा क्या बात करें। कोरेशन से बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे आप देखते हो कि गाड़ियों में लग जाता है, लोहे की रेलिंग पर लग जाता है ना, कई सारे जहाज होते हैं उनका भी कबाड़ा बन जाता है। लोहे की बनी सारी चीजें तकरीबन खतरे में होती हैं, खासकर लोहार बेचारा बुरी तरह फंस जाता है जंग के चक्कर में। हर साल लोहे के बड़े सामानों को, बने हुए सामानों को रिप्लेस करना पड़ता है।
लेकिन ये कोरिसन की कहानी तो और भी गहरी है, जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई ध्यान रखना, जंग लगी तो वो काम तमाम, तो जंग मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब समझो एक और है बेटा, रेंसिडिटी पढ़ना है अपन को। व्हाट इज रेंसिडिटी, थोड़ा समझ लो। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई चीज बासी हो जाना। कभी सोचा है कि, अच्छा तेल और चिप्स वाली कहानी सुनाता हूं, कि कोई पुराना तेल या घी वाला खाना खाकर कई बार आपका मुंह बिगड़ जाता कि खराब टेस्ट है यार, ये तेल खराब है। तो मतलब जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो, जब रेंसिडिटी में क्या हो जाता है, कोई फैट ले ले या फिर ऑयल ले ले और इनका हो जाए ऑक्सीडेशन, क्या करा दिया इनका, ऑक्सीडेशन। तो जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा मतलब वो चीज खराब हो जाएगी, उसकी रेंसिडिटी आ जाएगी उसमें। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब उसमें बासापन आ जाएगा, उसकी स्वाद और खुशबू बदल जाएगी। यानी पुराना खाना को आप कह सकते हो खराब खाना, पुराना खाना बराबर खराब खाना, मतलब उसमें रेंसिडिटी डेवलप हो गई, मतलब उसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन टेंशन मत लो, खाने को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कुछ हीरो आते हैं जिनको अपन एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये खाने में मिलाए जाते हैं ताकि हमारा खाना ताजा बना रहे। इसके अलावा एयर टाइट डिब्बों में भी खाना रखने से भी ऑक्सीडेशन का ड्रामा थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा देर से होता है। एयर टाइट डिब्बे में डाल दो तो एयर उसमें जाएगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो खाना देर से खराब होगा। और हाँ, एक मजेदार बात बताता हूं, जैसे चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्यों, ताकि चिप्स फ्रेश और करारी रहे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो रेंसिडिटी का जो टाइम पीरियड है ना उसको बढ़ा सके। मतलब वो अगर खराब होनी थी 4 दिनों में तो खराब होगी 50 दिनों में। तो बेटा अगली बार जब भी आपको तेल की खराब खुशबू आए, घी में खराब खुशबू आए, तो समझ लेना ऑक्सीडेशन ने अपना खेल खेल दिया है। तो यही है बेटा रेंसिडिटी। तो दो चीजें अपन को याद रखनी, कोरेशन और रेंसिडिटी, ये दोनों रिलेटेड है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो चलो बेटा अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी से रिलेटेड, और किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझसे पूछ भी सकता है।